नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, वैसे तो हम हर बार ही कोशिश करते हैं कि पत्रकारिता संबंधी विभिन्न बातें आपसे हम साझा करें, आप तक हम पहुंचाएं, और इसीलिए हम सीसी के लाइव डिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाते भी हैं। बताना चाहेंगे आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप विज्ञान पत्रकारिता करें, यानी कि विज्ञान संबंधी जितनी भी जानकारी है उसे जनमानस तक पहुंचाएं, पर इसके लिए जरूरी यह है कि आपके मन में प्रश्न उठता है कि हम विज्ञान पत्रकारिता किस प्रकार कर सकते हैं, हम साइंस जर्नलिस्ट किस प्रकार बन सकते हैं। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आपके मन में उठ रहे इस सवाल का जवाब आज हम देंगे और इस विषय पर हम बात करेंगे। बताना चाहेंगे इस खास सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री निमिष कपूर जी। निमिष कपूर जी साइंटिस्ट हैं और साथ ही साथ ये हेड हैं साइंस फिल्म डिवीजन विज्ञान प्रसार में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं इनसे कि कैसे हम अगर वैज्ञानिक पत्रकारिता में रुझारू हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद गिरिका, और सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एक विज्ञान पत्रकार, अगर आप विज्ञान लेखन करना चाहते हैं और एक विज्ञान पत्रकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रयास करने होंगे। साइंस जो पत्रकारिता की बात है, विज्ञान पत्रकारिता की बात है, या साइंस जर्नलिज्म की बात है, तो ये अलग अलग डोमेन हैं। विज्ञान एक अलग विषय है और पत्रकारिता एक अलग विषय है, और इन दोनों विषयों को जब हम मिलाकर प्रयास करते हैं कि हम कैसे विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य की जो गतिविधियां हैं, जो रिसर्च हैं, जो शोध हैं, जो आम आदमी से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रयोग हो रहे हैं प्रयोगशालाओं में, उनको कैसे संचालित किया जाए, और ये सभी जो गतिविधियां हैं वो विज्ञान पत्रकारिता के दायरे में आती हैं। तो साइंस जर्नलिज्म कन्वेज रिपोर्टिंग अबाउट साइंस टू दी पब्लिक, और इस फील्ड में जो इंटरेक्शन है वो साइंटिस्ट और आम आदमी और पत्रकार, इन तीनों के बीच में होता है, जिसमें कि पत्रकार और वैज्ञानिक अपने लेखन से एक आम आदमी को जोड़ता है। और एम ऑफ ए साइंस जर्नलिस्ट इज टू रेंडर very detailed, specific and often jargon-laden information produced by a scientist into a form that non-scientists can understand and appreciate, while still communicating the information accurately. Science journalists often have training in science communication. ये आवश्यक नहीं है कि अगर साइंस विज्ञान की पत्रकारिता करनी है तो उसको आपको ट्रेनिंग लेना आवश्यक ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप अपने अभ्यास से अपने चीज़ों को सीख सकते हैं और विज्ञान की पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में शुरू किए गए हैं जो विज्ञान के पत्रकारों को विज्ञान की पत्रकारिता का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बहुत से डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं देश के विश्वविद्यालयों में, जहां से आप विज्ञान पत्रकारिता का प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हाउएवर, गुड प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज एंड इवन deceptively simple questions such as what does this mean to the citizens can often help a science journalist develop material that is useful for the intended audience. बहुत आवश्यक है कि पत्रकारिता के लिए साक्षात्कार किए जाएं, वैज्ञानिकों के जो प्रयोगशाला में प्रयोग हो रहे हैं उनको समझा जाए। और एक पत्रकार की अपनी शैली होती है, अपना लेखन होता है, एक बौद्धिक उसका दायरा होता है, उसमें रहकर भी विज्ञान पत्रकारिता की जा सकती है। अब ये विज्ञान पत्रकारिता आखिर क्यों, क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके, और इसको लेकर जो एक जागरूकता की बात की जाती है देश में, वो किस तरह से फैलाई जा सकती है। तो साइंस राइटिंग फॉर जर्नलिज्म लिंक्ड विद पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, जिसे हम पब्लिक अवेयरनेस ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं, जिसे PAWS के नाम से जाना जाता है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस PUS के नाम से जाना जाता है, या पब्लिक इंगेजमेंट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी PEST के नाम से जाना जाता है। दीज आर द टर्म्स रिलेटिंग टू द एटीट्यूड्स, behaviors, opinions and activities that comprise the relations between the general public or lay society as a whole to scientific knowledge and organization. Exploring the multitude
of relations and linkages science, technology and innovation have among the general public. तो एक साइंस या विज्ञान पत्रकारिता के जरिए हम अपने लोगों का जो डिसीजन मेकिंग है वो चेंज कर सकते हैं, उनमें सूचना आधारित निर्णय लेने की क्षमता का इजाफा कर सकते हैं। क्योंकि जब विज्ञान की पत्रकारिता होती है, विज्ञान का लोकप्रिय लेखन होता है, तो लोगों को विज्ञान के प्रयोगों के बारे में जानकारी मिलती है और उन्हें जो सूचनाएं मिलती हैं उससे उनके जो डिसीजन हैं, उनके जो गतिविधियां हैं, जीवन की दैनिक गतिविधियां हैं और उनका बर्ताव है और उनका दृष्टिकोण है, तो जो उनका बिहेवियर है, उनका एटीट्यूड है और उनका जो टेम्परामेंट है और उनका जो डिसीजन मेकिंग है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं विज्ञान पत्रकारिता, विज्ञान के संचार से, जो आम लोगों को प्रभावित करती हैं। और इसीलिए विज्ञान पत्रकारिता को एक आम पत्रकारिता से अलग श्रेणी में रखा जाता है, जो सूचनाओं पर आधारित है, तर्क पर आधारित है और नए आविष्कार, अनुसंधान और प्रयोगों पर आधारित है। तो इसके लिए साइंस राइटिंग एंड जर्नलिज्म इंगेजिंग द पब्लिक विथ साइंस, ये एक आम चीज़ है जो विज्ञान लेखन और पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा जो कहेंगे कि ये एक अच्छी बात है, एक बड़ा घटक है कि कैसे विज्ञान के साथ जनता से उनको हम इंगेज करें, पब्लिक को इंगेज करें। साइंस राइटर्स एंड जर्नलिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंगेजिंग द पब्लिक विथ साइंस, ब्रिजिंग द वर्क ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द लैब टू द पब्लिक spotlight. Their work is important in ensuring that bad science does not influence public opinion and government policy. A science writer does not always need detailed, in-depth expertise of a particular field, but should have a broad knowledge of science, that the scientific process, along with a passion for science and the ability to convey difficult concept to a non-scientific audience. यहाँ पे आपने एक बात देखी, जो एक बैड साइंस की बात की गई है, यानी र्यूमर्स और अफवाहों से जो लोगों को भ्रमित करती है, ऐसे जो अवैज्ञानिक जो सोच है उससे हमें दूर रहने की बात यहाँ पर बताई गई है कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं और हमारे जो ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग हैं जो हमारे जनता को भ्रमित कर देते हैं, अफवाहों का बाजार इनसे गर्म हो जाता है। जैसे नाभिकीय ऊर्जा के हम प्रयोगों को ले सकते हैं, जिसमें कि जैतापुर, कुडनकुलम में हमने देखा कि किस तरह से लोगों में भ्रम फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गईं। और उसके अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की बात है, जीनांतरित फसलों की बात है, विज्ञान का कोई भी प्रयोग जो है वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करते हैं वो जनता के हित में होता है। और उनका एक पहलू ये भी होता है कि वो उनको हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो हम उनको अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं या बुरे कार्यों के लिए। हम एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं ऊर्जा बनाने के लिए, हम नाभिकीय ऊर्जा, हम न्यूक्लियर रेडिएशन की बात करते हैं, हम अपने खेती के संरक्षण के लिए उसकी बात करते हैं, हम मेडिसिन में प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें हिरोशिमा नागासाकी का भी याद दिलाई जाती है, जो एक एटम बम के रूप में जिसकी परिणति हुई थी। तो यहाँ पर जो बात होती है विज्ञान पत्रकारिता में, वो एक अच्छे विज्ञान की बात होती है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती है और हमें सही समय पर सही सूचनाएं दे सकती है। और जो पैशन की बात की जाती है कि जब तक हम साइंस को तफसील से डिटेल में जाकर नहीं समझेंगे, तब तक उस पर लेखन या पत्रकारिता करना एक सतही तौर पर ही हो पाएगा, जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है। और अगर हमें विज्ञान की पत्रकारिता करनी है तो हमें विज्ञान के विषयों की उसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत कतई नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें उसको एक ब्रॉड नॉलेज और एक अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद उस पर रिपोर्टिंग या राइटिंग करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, engaging science writing and journalism. The past few years have seen an explosion in the amount of information available to consumers with TV, radio, internet, digital media, and so on. Social media, Facebook, Twitter, providing new ways for people to gain access to journalism and ideas. This, coupled with the sheer number of experiments and discoveries made by scientists worldwide on daily basis, means that now more than ever,
there is a demand for intelligent, engaging science writing and journalism. बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे नई नई गतिविधियां, नए प्रयोग, नए आविष्कार, नए संकेत जो हमें प्रयोगशालाओं में मिलते हैं, और जिस तरह से मीडिया का जो एक्सप्लोजन है, जो सूचना क्रांति हम कहते हैं, बहुत सारा उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम विज्ञान की खबरों को, नए जो प्रयोग हो रहे हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं, उनको इस मीडिया के जरिए आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं। अब बात आती है फॉर्मल क्वालिफिकेशन फॉर साइंस राइटिंग एंड जर्नलिज्म, कि क्या एक पत्रकार को या एक लेखक को किस तरह से उसको क्वालिफाइड होना चाहिए। Unlike some other careers, a formal postgraduate qualification is not compulsory to become a science writer or journalist, but it does help. The skills required to be successful while studying a science degree are not necessarily the same skills that make a good journalist, as the language and style used in academic science writing is in general unsuitable for the field of science writing and journalism. There are many postgraduate masters and diploma courses in science communication are available to get into science journalism, and completing these courses is a standard route into journalism. It is not necessary to get a specialized qualification in science communication or science writing, as the important skills to become a journalist are covered in more standard journalism courses. देश में जो भी पत्रकारिता के कोर्सेज संचालित किए जाते हैं, उसमें इतना ज्ञान एक पत्रकार को दे दिया जाता है कि वो विज्ञान की प्रयोगशाला में और वैज्ञानिक का साक्षात्कार किस तरह करे, एक विज्ञान की रिपोर्टिंग किस तरह से करे, विज्ञान का लेखन किस तरह से करे। एक विज्ञान संचार या विज्ञान पत्रकारिता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप विज्ञान पत्रकारिता में ही डिग्री हासिल करें, लेकिन हाँ, आज देश में बहुत से विश्वविद्यालयों में ये डिग्री दी जाती है, इसकी पढ़ाई की जाती है, जो एक स्टैंडर्ड तरीका हो सकता है साइंस रिपोर्टिंग, साइंस राइटिंग को अपनाने का, इसमें करियर बनाने का, विज्ञान पत्रकारिता में आने का, लेकिन ये अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। आप अपने अभ्यास से अपने जो बेहतर जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाकर एक अच्छी विज्ञान पत्रकारिता कर सकते हैं। और ये पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साइंस रिपोर्टिंग की हम बात करें तो जब आदिकाल में, अर्ली डेज में, जब आग की खोज हुई थी, had there been a newspaper in the days of early man, the discovery of fire would have been splashed in the front page. But at that time, of course, there was no need for newspapers. Human society was small, and almost everyone practiced or at least knew about the science of fire making. आप सोचें कि अगर उस समय समाचार पत्र होते तो ये अवश्य ये सुर्खियों में होता कि हाँ, इंसान ने आग की खोज कर ली, लेकिन तब समुदाय बहुत छोटा था और आग की खोज हर समुदाय तक, इंसानों तक आग की तरह पहुंच गई। लेकिन इस समय ठीक उसके उलट है। आज समुदाय बहुत बड़ा है और सूचनाएं हमारे समुदाय तक नहीं पहुंच पाती। सोसाइटी इज लार्ज एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर कैरीड out by a relatively small number of scientists or institutions, usually hidden from public view in their laboratories. What they do affects everyone, yet most people remain largely unaware of how these scientists or laboratories use taxpayers' money and how their work impact on society. बहुत से लोग अनभिज्ञ रहते हैं कि प्रयोगशालाओं में क्या हो रहा है। पत्रकारों को भी नहीं पता होता जब तक वो उस प्रयोगशाला में नहीं जाते और वहां जाकर पता नहीं करते। तो एक तरफ वो प्राचीन काल जब आग की खोज हुई तब अखबार नहीं थे और आग की खोज आग की तरह फैल गई, सब ने उसको अपना लिया, सीख गए आग लगाना, आग जलाना। लेकिन आज जो खोजें हमारी प्रयोगशालाओं में हो रही हैं वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसलिए जरूरत है विज्ञान पत्रकारिता की कि समय रहते और लोग पत्रकार लोगों तक विज्ञान की बातें पहुंचाएं, प्रयोगशालाओं से निकालकर वो बातें आम आदमी तक पहुंच पाएं। रोल ऑफ साइंस रिपोर्टर, एक विज्ञान पत्रकार का क्या भूमिका हो सकती है? ए कंसिडरेबल नीड फॉर इंडिविजुअल्स हु कैन एक्ट एज ब्रिज बिटवीन साइंटिस्ट एंड द जनरल पब्लिक। एक विज्ञान का पत्रकार साइंस
साइंटिस्ट और एक आम आदमी के बीच एक ब्रिज, एक सेतु का काम करता है। दिस नीड लार्जली डिफाइंस द रोल ऑफ द साइंस रिपोर्टर। ये विज्ञान पत्रकार के भूमिका को बहुत हद तक हमें समझा देता है, क्योंकि आज प्रयोगशाला एक जगह, आम आदमी, उसका समाज दूसरी जगह, उन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होता। विज्ञान पत्रकारिता से वो संवाद कायम हो सकता है, एक डायलॉग बन सकता है और लैब की बात आम आदमी तक आ सकती है, वैज्ञानिक की बात आम आदमी तक समझाई जा सकती है। और जो रीच ऑफ साइंस न्यूज एट ग्रास रूट लेवल, जरूरत है इस बात की कि एक ग्रास रूट लेवल तक वो साइंस की न्यूज जाए, क्योंकि इनकम टैक्स पेयर्स के मनी से जो इनकम टैक्स हम देते हैं सरकार को, उसी से ये प्रयोग होते हैं प्रयोगशालाओं में। तो हर आदमी को अपनी भाषा में विज्ञान के प्रयोग जानने का अधिकार है, हक है, और विज्ञान पत्रकारिता उसकी पैरवी करती है। न्यूज फ्रॉम लैब, जो हमें जरूरत है जानने की कि हमारी पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कौन से प्रयोग हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, हमें उसका लाभ कैसे मिलेगा। जो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, टू हुम एंड हाउ, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आम आदमी के मन में जिज्ञासा होती है कि उस प्रयोगशाला में क्या काम होता है, आखिर वो वैज्ञानिक लैब कोट पहन के क्या काम करता है, अगर वो वैक्सीन पे काम करता है तो वो कौन सी वैक्सीन बना रहा है, आखिर अभी तक मलेरिया जैसे रोग की वैक्सीन या एड्स की वैक्सीन क्यों नहीं बन पाई। ऐसे तमाम सवाल हैं हमारे आम आदमी के मन में, जिनके जवाब वो वैज्ञानिकों से शायद सीधे नहीं पूछ पाते, लेकिन अखबारों के जरिए और हमारे मीडिया के जरिए वो समाचारों में विज्ञान संचार एक विज्ञान पत्रकार कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लिंकिंग साइंस टू दी सोसाइटी, जो साइंस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल है कि साइंस, सोसाइटी और उसके बीच में कैपेसिटी, मींस साइंस कम्युनिकेशन इज ए पैराडाइम दैट इंटीग्रेट्स नेचर, पीपल, theories and reality for better understanding the natural processes and can enable people to make intelligent and informed decision। यानी वो सोच समझकर और एक सूचना पर आधारित अपने निर्णय लें। ये विज्ञान संचार करता है विज्ञान पत्रकारिता के जरिए, जिसमें आम आदमी, अलग अलग थ्योरीज, लोग और पत्रकार, ये सभी उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, घटक होते हैं, जिसके जरिए विज्ञान समाज तक पहुंचता है। एप्टीट्यूड टू लर्न एंड कम्युनिकेट साइंस, ये भी अगर आप विज्ञान लेखन करना चाहते हैं, विज्ञान पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आपका क्या एप्टीट्यूड, एक बौद्धिक जो झुकाव है वो क्या होना चाहिए। फॉर्मूला फॉर ए गुड साइंस राइटर इज 80% गुड जर्नलिज्म प्रैक्टिसेस plus 20% aptitude to learn and communicate science. A detailed knowledge of science is not necessarily the most important requirement. जी हाँ, विज्ञान की बहुत ज्यादा समझ आवश्यक नहीं है। आपको 80% पत्रकारिता के गुण आपके अंदर होने चाहिए और 20% वो सीखने की ललक और विज्ञान को संचार करने की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो एक आप अच्छे विज्ञान पत्रकार बन सकते हैं, एक अच्छे विज्ञान लेखक हो सकते हैं। विज्ञान जो साइंस राइटर्स है, लाइक ऑल अदर जर्नलिस्ट, मस्ट हैव एन insatiable appetite for reading, and the best are endowed with a memory like a filing cabinet। जिस तरह से कैबिनेट में फाइलें रखी रहती हैं, उसी तरह से एक पत्रकार, एक विज्ञान के पत्रकार की मेमोरी होनी चाहिए, जिसमें विज्ञान के प्रयोग, आविष्कार, वैज्ञानिकों से साक्षात्कार, तमाम जानकारियां, सूचनाएं, उपलब्धियां, सब कुछ उसके जो बौद्धिक अलमारी है उसमें वो संवारता चले, सजोता चले और उसको समय समय पर उपयोग करता चले। ये कहा है एंथोनी टकर, जो फॉर्मर साइंस एडिटर हैं द गार्जियन के, और उसके साथ ही वेटरन साइंस जर्नलिस्ट हैं, भारत के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में रहे हैं के.एस. जयरामन साहब। उन्होंने कहा है कि साइंस राइटर्स मस्ट ऑल्सो हैव चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम एंड हाउ इट वर्क्स। यानी एक विज्ञान पत्रकार में बच्चे की जो बाल सुलभ जिज्ञासा
होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को जानता चले, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाता चले और चीज़ों को जानकर आम जनता में उसको संचारित करता चले, उस पर पत्रकारिता करता चले और ये भी जानता चले एक विज्ञान पत्रकार की चीज़ें कैसे काम करती हैं। क्योंकि जब हम विज्ञान की पत्रकारिता करते हैं तो हमें ये बताना होगा कि हम जिस चीज़ पर पत्रकारिता कर रहे हैं अगर वो कोई ऐसी डिवाइस है जिससे कम कीमत में बिजली बन रही है तो वो कैसे बनाई जा रही है। जब तक हम क्यों के संग कैसे का जवाब नहीं देंगे तब तक विज्ञान पत्रकारिता पूरी नहीं हो पाएगी। और क्यों और कैसे के साथ हमें यह भी जवाब देना होगा कि ये प्रयोग कहाँ हो रहा है और इसका लाभ किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर कोई टिश्यू कल्चर का प्रयोग किसी लैब में हो रहा है तो कैसे एक आम किसान को उस टिश्यू कल्चर का पौधा अपने खेत में उगाने के लिए मिल सकता है और कैसे उसके खेत में उसका मुनाफा दोगुना हो सकता है। ये सारी बातें एक विज्ञान पत्रकार का दायित्व है कि वो वैज्ञानिक और विज्ञान प्रयोगशाला से निकालकर आम आदमी तक अपने रिपोर्टिंग के जरिए साझा करे। गुड स्टोरी ऑफ साइंस, एक विज्ञान में जो एक साइंस रिपोर्टिंग है वो एक अच्छी स्टोरी कैसे हो सकती है। इन्वेस्टिगेटिव वर्क एंड अप टू डेट नॉलेज। Best exclusive stories are the result of a combination of an alert mind, an aptitude for investigative work, and up-to-date knowledge about latest developments in science and technology. जब तक आप इन्वेस्टिगेटिव वर्क नहीं करेंगे और अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे तब तक एक बेहतर, एक अच्छी विज्ञान संचार की स्टोरी बनाना मुश्किल है। एक छोटा सा वाकया यहाँ पे मैं साझा करना चाहूँगा। 80 के दशक की बात है। उत्तराखंड में एक भयंकर बीमारी पड़ी थी और वहाँ के जो खच्चर हैं और गधे हैं वो उनको मृत्यु का शिकार होना पड़ रहा था और कई हजार खच्चर की मौत हो चुकी थी। कैसे मौत हो रही थी इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा था, पत्रकारिता हो रही थी केवल मृत्यु की। एक पत्रकार एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में गए और वहां उनको सुनाई पड़ा कि एक खास किस्म की जहरीली वनस्पति को खाने से उन खच्चरों की मौत हो रही है। उन्होंने तुरंत उन वैज्ञानिकों से संपर्क साधा, उस वनस्पति की जांच प्रयोगशाला में करवाई और उस पर पूरा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की और एक बड़ी खबर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से छापी गई जिसमें बताया गया कि जो वहां पर जानवरों की या खच्चरों की मौत हो रही थी उत्तराखंड में वो उस जहरीली वनस्पति के कारण हो रही थी। तो यहां आवश्यक है कि हम केवल अगर उन जानवरों की मौत की खबर देते तो वो विज्ञान पत्रकारिता बिल्कुल नहीं होती। हमने जब ये कारण को जाना, हम उसके इन्वेस्टिगेशन में गए, हमने तह तक गए कि ये मृत्यु कैसे हो रही है, कौन सी जहरीली वनस्पति है और उसमें क्या जहर है और उस जहर को खाकर कौन सा उस जानवर का पार्ट जो है वो प्रभावित हो रहा है, वो डाइजेशन के जरिए वो जहर शरीर में फैल रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। हाउ टू गेट न्यूज एंड फ्रॉम वेयर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि विज्ञान की खबरें कहाँ से ली जाएं, उनका सोर्स जो है वो कहाँ और क्या होना चाहिए और किन संसाधनों से ये खबरें ली जाएं। तो एक गुड साइंस रिपोर्टर मस्ट know how to get news and from where. In Western countries, science reporters are usually flooded with news releases, press releases, reports, and background material from research laboratories and universities. The institutions usually have press officers who are eager to help a reporter who has taken the trouble of contacting them. Reporters are also invited to scientific meetings and conferences. Also, the internet mails and other social media and these things न्यूज़ जो है वो सीधे भेज दी जाती है हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन भारत में और एशियाई मुल्कों में चीज़ नहीं है। हमारे लैब्स में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कल्चर नहीं है, पीआरओ कल्चर नहीं है और यहाँ पर वैज्ञानिक भी पत्रकारों से मुखातिब नहीं होते हैं। टास्क ऑफ कलेक्टिंग न्यूज़ harder in developing countries. Reporters in developing countries frequently do not have such resources readily available. This obviously makes the task of collecting news harder. Furthermore, new communications technologies may have not made any difference to the way news, including science news, is disseminated. A difference that will impact directly on the science reporter.
एब्सेंस ऑफ प्रेस ऑफिसर्स, जैसे मैंने बताया, firstly, press officers are very few organized outlets of science news. The science reporter is unlikely to be handed ready-made science stories. Furthermore, clues about the developing science news are not easily forthcoming due to partly to the absence of press officers or public relation officers. Coverage of inaugural speech in place of science news. Rather than publishing news releases about the hard science going on in their institutions, the tendency is to focus on speeches and inaugural keynote addresses by the ministers, कंपनी एग्जीक्यूटिव एंड साइंस एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये एक आम चलन है हिंदुस्तान में कि हम विज्ञान की कॉन्फ्रेंसेस में जो बीज वक्तव्य है, कीनोट एड्रेस है और मिनिस्टर जो की स्पीच है, इनॉग्रल एड्रेस है, उसको कवर कर लेते हैं और एक विज्ञान पत्रकारिता हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें विज्ञान पत्रकार और वैज्ञानिक दोनों का भूमिका होती है कि कैसे सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में जो न्यूज़ वर्दी पॉइंट्स हैं, जो ऐसी रिसर्च वहां पर शेयर की जा रही है, जो पर्चे पढ़े जा रहे हैं, उनसे कैसे खबरें बनाई जाएं, उनकी कैसे जानकारियां आम आदमी को मिलें, न केवल इनॉग्रल स्पीच या वैलेडिक्टरी सेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसकी प्रैक्टिस, इसके बारे में चीज़ों को जानना और कैसे एक कॉन्फ्रेंस को हम कवर करते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ डिटेल बात करेंगे और किस तरह से एक लैब में एक प्रेस ऑफिसर, क्योंकि आप जो विज्ञान पत्रकारिता की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो केवल और केवल मीडिया से संबंधित बिल्कुल नहीं है। आपको साइंस कम्युनिकेशन में जो अवसर मिलेंगे वो अनेक संस्थानों में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर भी मिलेंगे। आप मेडिकल संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, रिसर्च संस्थाओं में और बहुत सारे एनजीओज में पब्लिक रिलेशन का भी काम कर सकते हैं, तो जिसमें साइंस, हेल्थ और एनवायरनमेंट की बात की जाती है। तो कैसे प्रेस रिलीज बनाई जाती है और कैसे बनाई जानी चाहिए और कैसे प्रभावी साइंस कम्युनिकेशन एक विज्ञान पत्रकार कर सकता है, ये सब बातें जारी रहेंगी। यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिकम ए साइंस जर्नलिस्ट, एक विज्ञान पत्रकार या विज्ञान लेखक कैसे बना जाए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञान लेखक कितने तरह के होते हैं और विज्ञान लेखन किस तरह से होता है। देयर आर टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ साइंस राइटर्स, साइंस जर्नलिस्ट एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, जो ब्रॉड मोटे तौर पे ये मानी जाती हैं। Science journalists may work for newspapers, media services, magazines, books, publishers, radio and television networks, digital news services, and other independent information channels. Science journalists differ from technical writers who prepare such material as instructional manual or reports or new technologies. यहाँ पर ये भ्रम मत करिएगा, ये अक्सर हमारे जो विज्ञान के विद्यार्थी भी अगर ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो उनको भी एक टेक्निकल राइटिंग का उनके लिए स्कोप है जो एक आम पत्रकार के लिए शायद नहीं हो सकता, और अगर वो चाहे तो हो भी सकता है, लेकिन जिसमें ज्यादा आपको विज्ञान की गूढ़ जानकारियों की आवश्यकता होती है, टेक्निकल साइंस राइटिंग, जिसकी कि हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विज्ञान पत्रकारिता और विज्ञान लेखन जो आम व्यक्ति के लिए होता है, जिसका तात्पर्य अखबारों से है, समाचार पत्रों से, टेलीविजन से, रेडियो से, या जो हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं जो एनजीओज में या किसी सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं, हम उनकी यहां बात कर रहे हैं। और मोटे तौर पे हमने आपको बताया कि विज्ञान लेखन दो तरीके से होता है।
विज्ञान पत्रकार यानी साइंस जर्नलिस्ट जिसे करता है अखबारों के लिए या चैनल्स के लिए, और दूसरा प्रेस रिलेशन ऑफिसर या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। नेचर ऑफ ए साइंस जर्नलिस्ट, एक साइंस जर्नलिस्ट की प्रकृति क्या हो सकती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जनरली साइंस जर्नलिस्ट राइट for the lay public in newspapers or TV channels. Some science journalists who are working for technical magazines write for professional audience like scientists, research scholars, engineers, and so on. Many science journalists are freelancers paid by the story, the book, or the size of the research journal or weblog readership. बहुत सारे फ्रीलांसर भी देश में मौजूद हैं जो विज्ञान लेखन का, जो तकनीकी लेखन का पक्ष है वो करते हैं। साइंस PROs, public relation officers, work for universities, private research organizations, government agencies and labs, science museum, publisher, corporate houses, non-profit scientific and health organizations. They may be identified as media relation officers, media representatives or public relation or communication officers. बहुत बड़ा दायरा है जनसंचार का, जनसंपर्क का, और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये चार ऐसे मुख्य विषय हैं जिसकी बहुत जॉब की संभावनाएं हैं। अगर आप विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं तो केवल आप विज्ञान पत्रकार ही नहीं बल्कि प्रेस या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। एक बहुत बड़ा दायरा आपके लिए खुला हुआ है। ड्यूटीज ऑफ ए साइंस जर्नलिस्ट, एक विज्ञान पत्रकार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उसका जॉब होता है, वो भी देखते चलें। विद द राइज ऑफ वेब जर्नलिज्म, science writers are becoming less categorized by the media outlet they work for. More and more, they are becoming multimedia journalists with not only notebooks but also laptop, iPad, digital camera, recorder, wish to tweet और blog. तो विज्ञान पत्रकार एक तरह का एक मल्टीमीडिया पैकेज हो चला है जिसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। Science journalists may write news and features articles for their print publications and also produce blog spots, podcast, interactive graphics and videos for their websites. Conversely, radio and TV science journalists, besides writing a script and turning them into audio and video segments, may also turn the text articles for the website. Science writers may not even work for traditional outlet, but may be independent bloggers or bloggers affiliated with the websites of magazines or other media. Much of a writer's time may be spent using social media tools or filter breaking news and interact directly with audiences. Book authors produce the most in-depth science reporting, devoting often years of work and hundreds of thousands of words to explaining their topic. They may also be involved in producing audio, video and interactive piece of content, e-books and all. तो यहाँ पर विज्ञान पत्रकारिता का दायित्व बहुत बढ़ गया है। एक अखबार या टीवी चैनल में काम करने वाला पत्रकार केवल अपने रिपोर्ट ही फाइल नहीं करता, बल्कि वो उसको ऑडियो भी रिकॉर्ड करना होता है। उसको हो सकता है कि तस्वीरें भी खींचनी पड़े, उसको ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी करनी पड़े, क्योंकि एक अखबार का एक वेब पोर्टल या वेबसाइट भी होती है जहां पर रिकॉर्डिंग दी जाती हैं, डाली जाती हैं, पॉडकास्ट यानी आवाज़ की रिकॉर्डिंग डाली जाती है। ऐसे ही बहुत से ब्लॉग जुड़े होते हैं अखबारों से जहां पर ऑडियो विजुअल डाले जाते हैं। तो एक तरह से मल्टीमीडिया का ये समय है और विज्ञान का पत्रकार भी एक मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट होता है और उसको होना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ साइंस या हेल्थ PROs, जो पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में जो साइंस और हेल्थ के जो हमारे संस्थान हैं वो उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं ये भी देख लें। सिमिलरली द वर्क ऑफ साइंस PROs extends beyond text, news releases to video news releases, audio podcast, blog posts and reports for social media outlets, Facebook, Twitter, explaining research at their institutions. Indian labs have less number of PROs. India has no PRO cultures in their laboratories, but fortunately, recently our CSIR, Central Scientific and Industrial Council of Scientific and Industrial Research, has appointed science communicators in their lab with the responsibility of science communication in their particular lab. And these science communicators in CSIR labs are communicating science
through website, Facebook and their nodal head office at Delhi. This is the good development in CSIR lab और इस तरह का डेवलपमेंट मुझे लगता है कि हमारे और भी प्रयोगशालाओं में होना चाहिए. News releases are produced in a journalistic style but commonly offer only a perspective of the PRO's employer. जहां आप काम कर रहे हैं, जो आपका संस्था है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसके तौर तरीकों से आपको प्रेस रिलीज देनी होती है एक पीआरओ के तौर पर. ये आपको सीखना है. सच रिलीजेस आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली मोर डिटेल्ड देन ए न्यूज आर्टिकल और न्यूज आइटम. Since the releases must contain information meant for a wide range of science writers or audiences, because a press release covers a variety of information, background information, newsworthy items, lot of content detail of scientists, what are the discoveries or new researches going on in the lab. So press release is we can say a featureized form, or information and the a compilation of information and what the current issues going on in your lab or institutions. Type of science news releases you must know. कितने तरह की जो न्यूज रिलीज हो सकती हैं साइंस या हेल्थ से जुड़े हुए संस्थानों में, वो भी आप देख लें. The hard news releases which reports on a research discovery published in a scientific journal or discussed in a talk at a scientific conference. एक सामान्य सी एक न्यूज रिलीज जिसमें एक साइंस की कॉन्फ्रेंस की डिटेल रिपोर्टिंग करने का मौका मिले पत्रकार को, वो उस रिलीज में होता है. द फीचर रिलीज विच डिस्क्राइब वर्क इन प्रोग्रेस एंड इज नॉट जनरली टाइड टू ए न्यूली पब्लिश्ड रिजल्ट. द बैकग्राउंडर ए नट्स एंड बोल्ट्स हिस्ट्री ऑफ ए पीस ऑफ रिसर्च. द पर्सनल प्रोफाइल विच डिस्क्राइब द साइंटिस्ट प्रोफेशनल एंड प्राइवेट वर्ल्ड. द क्वेश्चन आंसर विच ऑफर्स ए साइंटिस्ट ओपिनियन एंड explanation in her own words. The media alert which notifies journalists of a news conference or other event. The grant announcement which describes a new grant explaining the objective of the new research. The award announcement which announces an honor or prize given to a scientist. The tip sheet, a collection of short items altering journalists to work being presented at a conference और इन ए जर्नल इशू. तो आप देखें बहुत तरह तरह की प्रेस रिलीजेस हैं जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम होता है, और ये उसकी स्किल है, ये उसकी खूबी है कि कैसे वो अपनी संस्था को पब्लिसाइज करता है, आगे बढ़ाता है और मीडिया से कनेक्ट करता है. क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज एक अलग वेवलेंथ रखती है बनस्पत उसके कि आप एक नई रिसर्च या डिस्कवरी को अपने प्रेस रिलीज में परिभाषित कर रहे हैं, मीडिया तक पहुंचा रहे हैं, वैज्ञानिक का साक्षात्कार आप प्रेस में दे रहे हैं, और कोई भी जो नया इनोवेशन आपके प्रयोगशाला में हो रहा है, कितने साझा देश उसके संग लगे हुए हैं, कौन सी संस्थाएं उसके संग काम कर रही हैं, क्या न्यूज़वर्दी आइटम है, समय समय पर मीडिया अलर्ट्स, कोई एक लंबी गतिविधि चल रही है, जैसे कि अभी जेनेवा के पास लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का प्रयोग चल रहा है, जिसमें एक खोज हो रही है कि जब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब ये ब्रह्मांड बना होगा, तो कौन सा सूक्ष्मतम कण होगा जिसे हम हिग्स बोसॉन के नाम से जानते हैं, उसकी खोजबीन की जा रही है. और इतना बड़ा प्रयोग है कि जिस दिन ये पूरा होगा उस दिन विज्ञान की परिभाषा बदल जाएगी. तो ये प्रयोग ऐसा नहीं है जिसकी केवल एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए. हर दिन, हर सप्ताह, हर फोर्टनाइट, हर पखवाड़े, हर महीने प्रेस रिलीज जारी की जा रही है, और अलग अलग तरीके की प्रेस रिलीज जारी की जा रही हैं. और ये बताया जा रहा है कि इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के प्रयोग में अब तक वैज्ञानिकों को क्या सफलता मिली है, वो फिजिक्स से संबंधित, वो केमिस्ट्री से संबंधित, वो जीव विज्ञान से संबंधित, वो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित, वो मटेरियल साइंस से संबंधित, मेटलर्जी से संबंधित बहुत सारे इसमें अचीवमेंट होंगे, चीज़ें निकल के आएंगी. तो इस तरह के प्रयोग में आप समझ सकते हैं, अगर आप ऐसे संस्थान में काम कर रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य की बात की जा रही है, जहां पर हेल्थ की बात की जा रही है, आपको स्वास्थ्य से जुड़ी, दवाइयों से जुड़ी, रोग या महामारी से जुड़ी प्रेस रिलीज जारी करनी है, तो वहां पर आपको संभलने की जरूरत है. आपके आंकड़े पुष्टा सोर्सेज से आधारित हों. आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं वो संस्थान
किन वैश्विक संस्थानों से जुड़ा है या इंटरनेशनल संस्थानों से जुड़ा है, वहां से जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं, क्या वो आप अपने प्रेस रिलीज में मीडिया तक पहुंचा पा रहे हैं? जो रिसर्च आपके यहाँ हो रही है वो आपकी प्रेस रिलीज में रिफ्लेक्ट हो पा रही है? ये सभी निर्भर करता है एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की काबिलियत पर, उसके टैलेंट और उसके स्किल और उसके अभ्यास पर। चैलेंज ऑफ साइंस हेल्थ पीआरओज, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में क्या चैलेंजेस हैं ये भी जानते चलें। बिसाइड्स न्यूज रिलीजेस, साइंस पीआरओज में ऑल्सो प्रोड्यूस आर्टिकल्स फॉर इंस्टीट्यूशनल मैगजीन, स्पीचेस एंड ब्रोशर कॉपी। पीआरओ केवल प्रेस रिलीज जारी नहीं करता बल्कि वो मैगजीन में भी भूमिका निभाता है, स्पीच भी तैयार करता है जो वैज्ञानिक अपने कॉन्फ्रेंस में देते हैं, इनॉग्रल में बोलते हैं। पीआरओज ऑल्सो oversee distribution of their releases and other content to the media and other audiences, handle media inquiries, and organize and conduct news conferences. They may also assist scientists in providing background and opinion for journalists preparing stories on breaking news with a science angle. आम पत्रकारों के लिए भी और विज्ञान पत्रकारों के लिए भी एक विज्ञान के एंगल से जो साइंस के न्यूज वर्दी आइटम्स हैं वो सभी उसके प्रेस रिलीज में कवर होने चाहिए। अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो केवल प्रेस रिलीज में इनॉग्रल का जिक्र ना हो, सिर्फ हमारे चीफ गेस्ट ने क्या कहा इसका ही उल्लेख ना हो, लेकिन वहां पर वैज्ञानिकों ने जो अपने शोध प्रस्तुत किए उन शोधों में क्या निकल के आया जो जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा है, पर्यावरण से जुड़ा है, या जिसमें जनता के हित की बात की गई है, जिसमें विज्ञान और एक आम आदमी के बीच संवाद स्थापित हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर पीआरओ का काम होना चाहिए। मोर ब्रॉडली, पीआरओज में मैनेज कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज फॉर कंट्रोवर्शियल इश्यूज फ्रॉम एनिमल राइट्स टू साइंटिफिक मिसकंडक्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का। अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में काम कर रहा है या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में काम कर रहा है तो ये लोगों को बताना उसका फर्ज है कि ये विज्ञान किस तरह से जनता के हित में काम कर रहा है और इसके जो प्रॉस हैं और कॉन्स हैं, जो उसके हित हैं और अहित है, दोनों को बताना आवश्यक होता है ताकि लोगों में जो भ्रम है उनको दूर किया जा सके। अगर वो परमाणु ऊर्जा है, अगर वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है तो वो परमाणु बम होगा, और वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है तो उससे हम बिजली बनाएंगे। हमारे हित में वो नाभिकीय ऊर्जा का काम होगा जो हम कर रहे हैं। तो हमें ये बताना जरूरी है, और ताकि हमारे जो निर्णय हैं, हमारे लोग अफवाहों से दूर रहें और हमारे निर्णय सोच समझ पर आधारित हों। They may also organize educational and background conferences and courses for science journalists. बहुत आवश्यक है कि जर्नलिस्ट के इन रेजिडेंस प्रोग्राम, प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों को रखा जाए, उनको आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएं, वैज्ञानिकों से वो 2-4 दिन मुखातिब हों, बात करें, प्रयोगशालाओं में रहकर रिपोर्टिंग करें। उससे एक अलग किस्म की रिपोर्टिंग देश में जाएगी। एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जब आएगा, रहेगा, देखेगा, वैज्ञानिक की बात सुनेगा, वैज्ञानिक को प्रयोग करते देखेगा, वहां से जो रिपोर्टिंग निकल के जाएगी वो एक अलग संदेश देगी और लोग सीधे प्रयोगशाला से जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दायित्व है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का। और अब बात आती है कि एक विज्ञान की जो स्टोरी है, साइंस की जो रिपोर्टिंग या राइटिंग है, वो कैसे शुरू की जाए। हाउ डू साइंस राइटर गेट देयर स्टोरीज, उनको कैसे वो अपनी स्टोरीज को ढूंढें, कहां से तलाशें। साइंस जर्नलिस्ट टिपिकली sift through masses for information to decide which stories are most significant to their audience. For example, for newspaper, science writers, local science stories may take precedence over national stories. Science writers working for magazines or web channels might choose stories from their target appeal to readers segmented by political lifestyle or business interest. Science writers gather information from many sources for story ideas and information. These includes communication from scientific institutions and societies, scientific journals and professional science magazines, news releases or press releases, both text and videos, government websites and records, email communication and PROs and scientists, blog posting from scientific oriented blogs, एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार। ये ऐसे सोर्सेज हैं जहां से एक विज्ञान लेखक या एक विज्ञान पत्रकार साइंस की स्टोरीज, विज्ञान के समाचार के जो स्रोत हैं वो प्राप्त कर सकता है। हर संस्थान एक एनुअल रिपोर्ट छापता है
और वो एनुअल रिपोर्ट इज द मेन एंड बेस्ट सोर्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन ए साइंस लैब। ये आप एक एनुअल रिपोर्ट से जान सकते हैं। हाउ डू साइंस राइटर्स गेट देयर स्टोरीज, इसकी अगर हम आगे बात करें, दे अटेंड साइंटिफिक मीटिंग्स, न्यूज कॉन्फ्रेंसेज एंड ब्रेकिंग न्यूज इवेंट्स in science and maintain contact with helpful scientists and other workers in their field of interest to learn of possible advances. Science journalists also accompany scientific expeditions and observe work in laboratories, producing audio podcasts and video segment and writing in-depth account of the discovery process for publications, blog and websites. The most important activity is developing a news story, however, is interviewing scientists who have made a scientific discovery. While science writers at small news organizations may cover a wide range of science, those at large newspaper, magazines, or special audience online channels may have narrower beats. For example, biotechnology, astronomy, or neurosciences, science PROs use many of the same technique for gathering the information on possible stories. तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहां से एक विज्ञान का पत्रकार और विज्ञान लेखक अपने जो स्टोरी आइडियाज हैं वो जुटा सकता है। हाउ डू आई नो इफ आई शुड बिकम ए साइंस राइटर, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एक साइंस राइटर बनना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पर्सपेक्टिव साइंस राइटर नीड्स आर फैसिनेशन विद साइंस एंड ए टैलेंट फॉर कम्युनिकेशन क्लियरली वाया text, graphics, video and audio accurately and with an interesting flair. Science writer must also possess a drive to continue learning throughout their professional lives. Each new science story can present new concept and a new vocabulary to master. Successful science writers have come from the rank of science and journalism and just about every educational background. Science writers must learn the reporting and writing skill necessary to pursue a story and journalism and must understand scientific concept and terms and the scientific method. जो एक विज्ञान का मेथड है, विज्ञान का मेथड क्या है, वो पहले सर्च करता है, उसके बाद करके देखता है, फिर उसके बाद एक प्रयोग में आता है, फिर परिणाम निकालता है। तो जो एक विज्ञान करने के जो एक विज्ञान का तरीका है, एक मेथड है, उसको अगर विज्ञान पत्रकार फॉलो करता है और एक पैशनेट, एक फैसिनेशन है कि हाँ मुझे विज्ञान को जानना है, नए विषयों को सामने लाना है, वैज्ञानिकों के साक्षात्कार करने हैं, और सबसे बड़ी बात जो टेक्निकल जार्गन्स की आती है, जो पारिभाषिक शब्दावली होती है विज्ञान की, जो ऐसे शब्द होते हैं जिनको आम जनता में जो प्रचलित नहीं होते, उन्हें किस तरह से हम अपनी भाषा में लेकर जाएं, और सामान्यतः ऐसे शब्दों को आप अनुवाद आवश्यक भी नहीं है कि करें, क्योंकि अगर हम ब्लैक होल का अनुवाद करते हैं तो वो कृष्ण विवर बन जाता है या काला गड्ढा बन जाता है, तो हम ब्लैक होल को ब्लैक होल चलने दें। हम ब्लैक होल का अनुवाद करने से बचें, क्योंकि ब्लैक होल को हम समझा सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश, वायु, प्रेशर, कोई भी चीज ना आ सकती है ना जा सकती है, वो ब्लैक होल कहलाता है। एक ऐसी चीज जो जहां पर किसी तरह का आवागमन या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, तो इसको अगर हम ब्लैक होल कहेंगे तो वो ब्लैक होल लोग समझेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे शब्दावली का हम अनुवाद करने से बचें, और उसके जो अंतर्राष्ट्रीय मानक जो शब्दावली है अंग्रेजी में, उसको जस का तस इस्तेमाल करें। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम अनुवाद कर सकते हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान। अब हमें इतना अच्छा शब्द मिल गया, जो पक्षियों का विज्ञान है वो पक्षी विज्ञान। अब ऑर्निथोलॉजी से वो चीज समझ में नहीं आ रही है। इसी तरह से वायरस यानी विषाणु, तो ऐसे शब्दों का अनुवाद करें जो हमारे जन समझ के दायरे में फिट हैं, हम उसको समझ सकते हैं, और ऐसे शब्दों का अनुवाद करने से बचें जिनके अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली प्रचलित है और लोग उस अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को समझते हैं या समझने का प्रयास कर सकते हैं। हाउ डू आई गेट स्टार्टेड इन साइंस राइटिंग, मैं साइंस राइटिंग या विज्ञान की पत्रकारिता को कैसे उसकी शुरुआत करूं? तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सम इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड एमएससी इन साइंस कम्युनिकेशन कोर्सेज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर साइंस
जर्नलिज्म। ट्रेनिंग इन साइंस राइटिंग हेल्प्स राइटर टू स्टार्ट साइंस राइटिंग। लेकिन ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि ये कोर्स किए बगैर आप विज्ञान पत्रकार नहीं बन सकते। एक आम विज्ञान पत्रकारिता का पाठ्यक्रम अगर आपने किया है, पत्रकारिता में आपकी रुचि है, आप उसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, आप को प्रशिक्षण ले चुके हैं, आप ये करते आए हैं, तो आप एक विज्ञान पत्रकार हो सकते हैं। ऐसे बहुत से संस्थान हैं जो विज्ञान पत्रकारिता की प्रशिक्षण देते हैं। उन संस्थानों का नाम भी जानते चलें। ये संस्थान है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नई दिल्ली, विज्ञान प्रसार नोएडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज नेस्केयर नई दिल्ली, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नई दिल्ली, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये कुछ सेंटर्स हैं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। उसके अलावा देश में जो हमारे राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के जो काउंसिल हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्टेट गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो providing training in science communication and science journalism. And if you are in a state, remote areas, villages, you can contact your state government and Department of Science and Technology, where you will get all the information on the training aspect of science communication and science journalism. And the state will also sponsor you to attend these training at center level, and you can come to Delhi to attend these courses. Besides learning to write about science, आपको साइंस सीखने के अलावा क्या करना है? Besides learning to write about science, prospective science writers should also develop multimedia and social media skills, including learning to use photo and video editing. इसके अलावा इंक्लूडिंग लर्निंग टू यूज सॉफ्टवेयर एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्निक फॉर मैनेजिंग ब्लॉग, पॉडकास्ट एंड फेसबुक एंड ट्विटर पोस्टिंग्स, राइटिंग साइंस स्टोरीज फॉर स्कूल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स while in college is an especially good way to discover science writing is a desirable career possibility. Also, university communication cell will often take on undergraduates as science writing interns, or local newspaper have many opportunity and options to give you a job of trainee reporter, trainee science journalist, or stringer. Many news channels appointed stringers at local and remote areas. The student can present their science talks or on community radio. Many institutions in colleges, universities at district level have started community radio stations, and you can learn in science communication, and you can present science environment talks in community radio stations. तो ये कुछ आज हमने बातें की कि किस तरह से हम विज्ञान पत्रकार बन सकते हैं, विज्ञान की पत्रकारिता कर सकते हैं, और आगे भी हम ये बातचीत जारी रखेंगे कि कैसे विज्ञान पत्रकारिता में करियर के अवसर उपलब्ध हैं देश में, और जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें किन बातों का आपको अभ्यास कराया जाता है ताकि आप एक बेहतर विज्ञान पत्रकारिता कर सकें। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे निमिष जी को। इन्होंने एक बार हमें फिर से बताया कि किस तरह से हम विज्ञान पत्रकारिता में स्कोप ढूंढ सकते हैं और विज्ञान पत्रकारिता कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी मेल ID है info.cc@nic.in। जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी और जल्द हम बात करेंगे जिन विषयों पर निमिष जी ने अभी हमसे कहा। तो आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और एक बार फिर से निमिष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।